चलिए देखिए, आज हम पढ़ेंगे रोग के बारे में। रोग यानी डिजीजेस, यानी जो बीमारियां हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, रोग के बारे में। तो रोग क्या होता है? जैसे ऐसे हम लोग अपना कार्य, सामान्य व्यक्ति जो है अपना कार्य आसानी से कर लेता है, ठीक है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति रोगी है तो उसको सामान्य कार्य करने में कोई ना कोई दिक्कत होता है, बाधा उत्पन्न होता है। जैसे समझ लीजिए किसी को बुखार आ गया तो सामान्य व्यक्ति पढ़ना लिखना, चलना फिरना, ब्रश मंजन, सुबह की दैनिक क्रिया, शाम की दैनिक क्रिया, खाना खाना, ये सारी चीजें नॉर्मल रूप में कर लेता है। लेकिन अगर कोई बीमार व्यक्ति है, किसी को बुखार भी आ गया है, तो वो कहीं ना कहीं उसको पढ़ने लिखने, चलने फिरने और उसकी शरीर की एक्टिविटीज, शरीर की जो क्रिया होती है वो कहीं ना कहीं से प्रभावित होती है ना। आदमी को खेलने के लिए कह दीजिए तो वो नहीं खेल पाएगा। सामान्य व्यक्ति खेल लेता है। पढ़ने के लिए कहिए तो मन नहीं लगेगा। आप ही लोगों में किसी का तबीयत खराब है तो उसका पढ़ने में मन नहीं लगेगा। सामान्य लोग बैठ के पढ़ेंगे, लेकिन जो रोगी व्यक्ति है, जो बीमार व्यक्ति है, उसको क्या है, उसका मन नहीं लगेगा। तो जब हम अपना सामान्य कार्य सुचारू रूप से नहीं कर पाते हैं, सामान्य कार्य करने में किसी न किसी रूप से बाधा उत्पन्न होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, रोगी। ठीक है। तो शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक अवस्था में विकार उत्पन्न करें। विकार माने कोई ना कोई व्यवधान उत्पन्न हो गया। ठीक है, कोई ना कोई शरीर की संरचनात्मक और क्रियात्मक अवस्था में भी, चाहे शरीर के अंदर कोई बीमारी हो जाए या कार्य माने कोई अंग हमारा डिस्टर्ब हो जाए, कोई अंग में कोई बीमारी हो जाए, तो हम सामान्य कार्य करने में बाधा उत्पन्न होती है। ठीक है, उसी को कहते हैं हम रोग। ठीक है, यानी रोग होने पर रोगी अपनी सामान्य क्रियाएं अन्य व्यक्तियों की तरह नहीं कर पाता है। ठीक है, तो रोग दो तरह के होते हैं। एक जन्मजात रोग होते हैं, यानी कॉन्गेनिटल डिजीज। ठीक है, कॉन्गेनिटल डिजीज। और दूसरा होता है उपार्जित रोग, यानी एक्वायर डिजीज। ठीक है, तो यानी जन्मजात या अनुवंशिक रोग, यानी जो जन्मजात का मतलब जो पीढ़ी दर पीढ़ी चला आता है, यानी बच्चे से उसके माता पिता को मिल जाता है। आनुवंशिक होता है, यानी पिता को अगर वो रोग हो गया तो बच्चे को भी वो रोग हो जाएगा। ठीक है, उस बच्चे से फिर अगले बच्चे को, यानी पीढ़ी दर पीढ़ी वह रोग क्या होता है, चला आता है। तो उस रोग को कहते हैं आनुवंशिक रोग या जन्मजात रोग। ठीक है, उपार्जित रोग यानी एक्वायर्ड डिजीज, ये क्या होता है, ये संक्रामक रोग होते हैं। ठीक है, इसमें दो तरह के आते हैं, एक संक्रामक होते हैं और एक असंक्रामक होते हैं। इसको हम अभी पढ़ेंगे, संक्रामक और असंक्रामक। इसमें जैसे उपार्जित रोग माने ऐसे रोग जो आदमी को पहले से नहीं होते हैं, रोग पहले से नहीं होते लेकिन वो बाद में हो जाते हैं किसी न किसी रूप से। ठीक है, जिसको व्यक्ति ग्रहण कर लेता है। जैसे मान लीजिए जुकाम पहले से किसी को नहीं है, लेकिन जुकाम हो जाता है, बाहरी किसी कारणों से जुकाम हो जाता है, तो वो हो गया नजला जुकाम, फ्लू। ठीक है, फ्लू की बीमारी बहुत भयंकर बीमारी है। यक्ष्मा, टीबी जिसे कहते हैं, ये सब पढ़ेंगे, अभी बीमारियों के बारे में हम पढ़ेंगे। तो कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो जीवाणुओं से हो जाती हैं। ठीक है, माता पिता से नहीं जाती, लेकिन जीवाणुओं के कारण हो जाती है, कुछ विषाणुओं के कारण हो जाती है, कुछ कवक के कारण हो जाती है, कुछ प्रोटोजोआ के कारण होती है, कुछ कृमि के कारण होती है, यानी जो हमारे शरीर के अंदर कीड़े रहते हैं। ठीक है, कृमि, उसके कारण हो जाती है। तो इसे कहते हैं उपार्जित रोग। दो तरह के रोग हैं, एक जन्मजात होते हैं, आनुवंशिक होते हैं, यानी माता पिता से उनके बच्चों में आ जाते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आते हैं। ठीक है, एक तो रोग हो गया ये जन्मजात रोग, और दूसरा रोग हो गया उपार्जित रोग। उपार्जित माने जो ग्रहण किए जाते हैं, पहले से नहीं रहते लेकिन बाद में ग्रहण किए जाते हैं, तो उसे हम कहते हैं जन्मजात
उपार्जित रोग। इसमें संक्रामक भी होते हैं और संक्रामक भी होते हैं। संक्रामक में कौन कौन होते हैं? जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ और कृमि से होते हैं, जैसे नजला, जुखाम, फ्लू, यक्षमा। ठीक है। जन्मजात में कौन कौन होते हैं? डायबिटीज का नाम सुने होंगे, डायबिटीज, मधुमेह, ठीक है, और हीमोफीलिया। ये सब रोग जो है अगर पिता को हो गया तो उसके बच्चे को भी क्या करता है? हो जाता है। ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे पहले जन्मजात रोग, उपार्जित रोग, इन सब के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे। ठीक है। चलिए, तो देखिए, अभी हमने देखा कि एक होते हैं आनुवंशिक रोग, आनुवंशिक यानी जन्मजात रोग, और एक होते हैं उपार्जित रोग, यानी ऐसे रोग जो जन्मजात नहीं होते, यानी माता पिता से उनके बच्चों में ट्रांसफर नहीं होते, आनुवंशिक नहीं होते, वो किसी बाहरी कारणों से एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं, या कोई बाहरी कारण रहता है। ठीक है। तो उसमें दो तरह के हैं, एक संचारी रोग, ठीक है, जिसे संक्रामक रोग कहते हैं, जैसे इन्फेक्शियस डिजीज, ठीक है, यानी इन्फेक्शन से होता है, एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को हो जाता है। देखते हैं सभी लोग, नजला जुखाम होता है ना, एक व्यक्ति को जुखाम हो गया, सर्दी पकड़ लिया, तो दूसरा व्यक्ति उसके पास रहने वाला होता है, उसको हो जाता है कि नहीं? हो जाता है। तो एक ये संचारी रोग में हुआ, संक्रामक रोग में, जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाता है। ठीक है। तो ऐसे रोग जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में हो जाते हैं, जैसे प्लेग है, अभी हमने देखा ना, फ्लू है, ठीक है, यक्ष्मा है, टीबी, यक्ष्मा, नजला जुकाम, ठीक है, ये सब जो है संक्रामक रोग है, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में क्या होते हैं? फैल जाते हैं। कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जैसे जीवाणु, विषाणु, कवक, प्रोटोजोआ, कृमि, ये एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति तक ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए ना, चाहे वो जीवाणु फैला दे, चाहे विषाणु फैला दे, चाहे कवक फैला दे, चाहे प्रोटोजोआ फैला दे, चाहे कृमि फैला दे, कोई ना कोई फैलाएगा, कोई ना कोई रोग वाहक होगा। ठीक है। कोई ना कोई रोग को ले जाने वाला होगा, तभी ना जाएगा। जैसे मान लीजिए हमको कोई रोग हुआ है, हमसे किसी दूसरे व्यक्ति को हो जाएगा, तो कोई ना कोई यहां से वहां तक ले जाने के लिए कोई ना कोई चाहिए। तो जो ले जाता है रोग को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में ले जाता है, उसी को हम लोग कहते हैं रोग जनक या रोग वाहक, यानी रोगों को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जाने वाला। ठीक है। वो विषाणु हो सकता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, कवक हो सकता है, प्रोटोजोआ हो सकता है, कृमि हो सकता है। इसके बारे में हम लोग एक एक रोग के बारे में पढ़ेंगे। जीवाणु से कौन कौन रोग होते हैं, विषाणु से कौन कौन रोग होते हैं, कवक से कौन कौन होते हैं, प्रोटोजोआ से कौन होते हैं। ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है, रोगों का वाला जो पार्ट है, किसके कौन सा रोग हो जाता है। जैसे देखते होंगे किसी को कुत्ता काट लेता है तो रेबीज का इंजेक्शन लगाते हैं, कुत्ता हो बिल्ली हो ये सब काट लेते हैं। अगर वो इंजेक्शन नहीं लगवा, ठीक है, तो अगर रेबीज के जीवाणु अगर बहुत ज्यादा मात्रा में फैल गए तो वो भौंकते भौंकते मर जाते हैं। देखते हैं, सुने हैं? नहीं सुने हैं? चलिए रोग पढ़ेंगे तो बताएंगे हम डिटेल में। ठीक है। उसको पानी से डर लगता है, नहीं देखे हैं, नहीं सुने हैं। चलिए अच्छा, इंजेक्शन लगवाते हैं इतना तो सुने होंगे। हाँ, तो वो इंजेक्शन इसीलिए लगाते हैं कि वो जो कुत्ते के उसके काटने से हमारे शरीर में जो जीवाणु विषाणु चला जाता है वो फैलने ना पाए, उसको वो मार देता है। ठीक है। इंजेक्शन इसीलिए लगाया जाता है। तो ये हो गए एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलता है। ठीक है। अब कुछ ऐसे भी रोग होते हैं जो एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलते नहीं, किसी दूसरे कारण से होते हैं, उसके होने का कोई दूसरा कारण होता है। जैसे कुपोषण, अभी हम लोग प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन पढ़ रहे थे, तो उसमें जो व्यक्ति नहीं खाते हैं
उनको कमी हो जाती है, पोषक तत्व भरपूर मात्रा में नहीं मिल पाते, उन्हें रोग हो जाता है, जिसे कहते हैं कुपोषित हो जाते हैं। तो इसमें क्वासियोरकर और मेरस्मस रोग था, ठीक है, ये सब पढ़ेंगे हम लोग। तो ये कुपोषण के कारण भी होता है, यानी भोजन में पोषक तत्वों की कमी हो जाती है, तब पर भी रोग हो जाता है। इसको कोई फैलाया नहीं, व्यक्ति खुद कम खाया, इस वजह से उसको वो रोग हो गया। एलर्जी कई तरह की है, किसी को धूल से एलर्जी है, किसी को नायलॉन से एलर्जी है, किसी को पानी से एलर्जी है, किसी को धूप से एलर्जी है, किसी को धूल गर्दा से एलर्जी है, ठीक है, सबको तरह तरह से एलर्जी होती है। एलर्जी का मतलब कि अगर कोई धूप से जिसको एलर्जी है, अगर वह धूप में चला जाएगा तो उसके शरीर में अचानक परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है, उससे उसको शरीर में चाहे चकत्ता निकलने लगे या उसका कोई और चीज होने लगे। जिसको धुएं से एलर्जी है, वो धुआं रहेगा, उसको दिक्कत होने लगेगा। जिसको कपड़े से, नायलॉन के कपड़े से, ठीक है, नायलॉन का कपड़ा है, उससे एलर्जी, तो नायलॉन का कपड़ा जब पहनेगा तो वो उसको उसके शरीर में अजीब तरह से कुछ होने लगेगा, ठीक है। जिसको ठंडे पानी से एलर्जी है, अगर उसको वो ठंडा पानी से नहा लेगा तो वो ठंडा पानी उसको शरीर को सूट नहीं करेगा, उसके शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगेगा, ठीक है। तो एलर्जी किसी को धूल गर्दा से एलर्जी है तो वो धूल गर्दा में जाएगा तो उसको दिक्कत होने लगेगा, ठीक है। तो ये एलर्जी होती है। अपहासित रोग का मतलब जो फेफड़े और हृदय से संबंधित है, जैसे हमारे फेफड़े में कोई दिक्कत हो गई, ठीक है, या हृदय संबंधी जो रोग होते हैं वो इसमें आते हैं। कैंसर, जो कोशिकाएं हैं वो हमेशा विभाजित होती रहती हैं, ठीक है। तो यही जो कुछ कोशिकाएं ऐसी रहती हैं जो विभाजित नहीं होती, ठीक है। जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती हैं वही ट्यूमर के रूप में एक जगह इकट्ठा हो जाती हैं, वही हो जाता है क्या, कैंसर, ठीक है। तो कैंसर भी किसी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता, लेकिन जो अविभेदित कोशिकाएं, जो कोशिकाएं विभाजित नहीं होती, वही ट्यूमर का रूप ले लेती हैं, ठीक है, वही बना देती है कैंसर। मानसिक अवस्था, ये मानसिक अवस्था अपने शरीर के अंदर की अवस्था है। कोई दिक्कत होता है तो शरीर डिसबैलेंस हो जाता है, मानसिक रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, ठीक है। धूम्रपान से किसी को कोई रोग हो गया, ठीक है। और प्रदूषण जानते हैं, प्रदूषण से अनेकों बीमारियां होती हैं, श्वसन संबंधी बीमारियां होती हैं। पानी प्रदूषित है तो जल संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, अनेकों बीमारियां होगी ना। ध्वनि प्रदूषण, बहुत तेज सुनेंगे तो कान संबंधी बीमारियां हो जाएंगी, तो प्रदूषण संबंधी भी रोग हो जाएंगे, ठीक है। तो अब एक एक के बारे में हम लोग एक एक रोग के बारे में धीरे धीरे पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो चलिए देखिए, हम देखेंगे सबसे पहले जीवाणु से होने वाले रोग। किससे? जीवाणु को अंग्रेजी में कहते हैं बैक्टीरिया। क्या कहते हैं? बैक्टीरिया, ठीक है। तो बैक्टीरिया या जीवाणु से होने वाले रोग हैं। तो इसके लिए याद कर लीजिए, पंडित जी के पास क्या है? नई घड़ी है। क्या है? पंडित जी के पास न्यू घड़ी है जो टिक टिक करती है। क्या करती है? टिक टिक करती है। कैसे करती है? बैटरी से, ठीक है। पंडित जी की न्यू घड़ी, पंडित का न्यू घड़ी टिक टिक करता है। कैसे? बैटरी से। याद रहेगा, पंडित का न्यू घड़ी टिक टिक करता है। कैसे? बैटरी से। पंडित का न्यू घड़ी टिक टिक करता है बैटरी से, ठीक है। अब पी से देखिए, प्लेग। पी से क्या हो गया? प से क्या हो गया? प्लेग। पन से, ये पंडित में प आया, प से क्या हो गया? प्लेग। ड से डिप्थीरिया, तो से तपेदिक, ठीक है। एक बार, दो बार, तीन बार पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया। ये घड़ी साइलेंट है। घड़ी क्या है? साइलेंट है। टिक, ट से होता है टिटनस, टाइफाइड। ट से दो रोग है, टिटनस, टाइफाइड। क से कुष्ठ रोग, क से कुष्ठ रोग।
और ह से हैजा, ये टिक, एक टिक का मतलब है और एक टिक करता ये साइलेंट है। साइलेंट माने इसका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये केवल सेंटेंस बनाने के लिए इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। है से हैजा, बैटरी से माने बैक्टीरिया, बैक्टीरिया की अंग्रेजी होती है जीवाणु, याद रखिएगा क्या होता है, जीवाणु, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाएगा जीवाणु से होने वाले रोग, ठीक है, तो याद रखिए पंडित का नींव घड़ी टिक टिक करता है बैटरी से। पंडित का नींव घड़ी टिक टिक करता है बैटरी से। प से प्लेग, ड से डिप्थीरिया, त से तपेदिक, का से काली खांसी, न्यू से निमोनिया, ठीक है, ट से टाइफाइड और त से टाइफाइड और ट से टिटनस, ठीक है। क से फिर कुष्ठ रोग करता है से हैजा और बैटरी माने बैक्टीरिया, याद रहेगा। अब कहीं भी कोई रोग रहेगा तो उसको छांट लेंगे ना कि हमारा जीवाणु से होने वाला रोग, क्योंकि बड़ी कंफ्यूजन रहता है, अरे यार ये जीवाणु से होगा कि विषाणु से होगा, जीवाणु से होगा कि विषाणु, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, ठीक है। तो जीवाणु के लिए घड़ी क्या है, घड़ी, और पंडित जी को याद कर लिया, पंडित का घड़ी, पंडित का नींव घड़ी टिक टिक करता है बैटरी से। पंडित का नींव घड़ी टिक टिक करता है कैसे, बैटरी से, ठीक है। तो इसी जीवाणु में एकाक रोग और है, ये ध्यान रखिएगा, यक्ष्मा मतलब टीबी, ठीक है। और पेचिस याद रखिएगा, टीबी को याद रखिएगा कि टीबी भी किससे होता है, जीवाणु से, ठीक है। तो टिक, टिक दो बार आया था ना, तो एक टी से टिटनस, टाइफाइड, इसी जगह हम टीबी भी कर सकते हैं, ठीक है। टीबी, टी बी, इसी को यक्ष्मा भी कहते हैं। हिंदी में कई नाम हैं, अंग्रेजी में टीबी जानते रहिए, ठीक है। तो ये जीवाणु से होने वाले रोग हैं, याद रहेंगे। चलिए तो देखिए एक प्रश्न आप लोगों के सामने, अभी हमने देखा कि जीवाणु से होने वाले रोग हैं, पंडित का नींव घड़ी टिक टिक करता है कैसे, बैटरी से, ठीक है। तो ये 4 रोग हैं, इन चारों रोग में कौन सा रोग है जो जीवाणु से होता है, बताइए। बैक्टीरिया से होता है, कौन सा रोग है, हैजा, हैजा है ना। पंडित का नींव घड़ी टिक टिक करता है से क्या होता है, हैजा, ठीक है। तो ये अपना हैजा हो गया जीवाणु से होने वाला रोग, ठीक है। अब ये हैजा होता क्या है, हैजा आपसे पूछा जाएगा कि हैजा किस जीवाणु से होता है, हैजा जो जीवाणु हैजा उत्पन्न करता है उस जीवाणु का नाम बताइए। तो हैजा उत्पन्न करने वाला जो जीवाणु है उस जीवाणु का नाम है विब्रियो कॉलेरी। क्या नाम है, विब्रियो कॉलेरी। जो हैजा उत्पन्न करने वाला जीवाणु है उसका नाम है विब्रियो कॉलेरी, ठीक है। तो इस विब्रियो कॉलेरी करता क्या है, हैजा जो है हमारी आंत को डिस्टर्ब करता है। आंत समझ रहे हैं, छोटी आंत, बड़ी आंत, जब हमारे शरीर का पाचन होता है, भोजन का पाचन होता है, तो छोटी आंत और बड़ी आंत से होते हुए मल द्वार से बाहर निकल जाता है। तो जो आंतों में डिस्टर्ब होता है, आंतों में दिक्कत होती है, वही हैजा के कारण होती है। तो आंत का डिस्टर्ब होने का मतलब कि हमारा पूरा पाचन तंत्र डिस्टर्ब हो जाता है। क्या डिस्टर्ब हो जाता है, पाचन तंत्र। तो जब पाचन तंत्र से संबंधित जो बीमारियां होगी, जब हम कभी खाना खाते हैं तो ठीक से खाना नहीं पचता है, तो या तो ऊपर से निकलेगा या तो नीचे से निकलेगा, यही होगा ना। तो ऊपर से जो निकलता है उसे उल्टी कहते हैं,
और नीचे से जो निकलता है उसे दस्त कहते हैं। तो या तो जब खाना पचेगा नहीं तो या तो उल्टी होगा या तो दस्त होगा। तो ये उल्टी और दस्त, ये जो दोनों बीमारियां हैं वो किसके कारण होती हैं? हैजा के कारण, विब्रियो कॉलेरी के जीवाणु के कारण। तो याद रखिएगा कि उल्टी और दस्त भी किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से होने वाला रोग है। ठीक है, हैजा किससे होने वाला रोग है? जीवाणु से। हैजा का जीवाणु का नाम क्या है? विब्रियो कॉलेरी। ठीक है, और ये रेबीज और चिकन पॉक्स ये सब जब अभी विषाणु हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें पढ़ेंगे। ठीक है, हैजा। ठीक, चलिए ये बताइए कि ये पहला है, ये दूसरा है, ये तीसरा है और ये चौथा है। सत्य अथवा असत्य, इनमें से एक सही है, एक गलत है। ठीक है, एक असत्य है। कौन सत्य है कौन असत्य है? तो चूंकि रोग के बारे में पढ़ रहे हैं तो हम लोग प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, ये सब भी जब पढ़ रहे थे तो इसमें भी प्रोटीन की कमी से वसा ज्यादा हो गया तब कौन सा रोग गया, कैल्शियम की कमी हो गई तब कौन सा रोग गया, वो सब वहां हम पढ़े थे कि नहीं? एक बार फिर वो हमारा इसमें रिवाइज हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि रोग का मतलब किसी भी तरह से शरीर में रोग हुआ, चाहे प्रोटीन से हो चाहे विटामिन से हो। ठीक है, प्रोटीन की कमी हो चाहे विटामिन की कमी हो चाहे कैल्शियम की कमी हो, किसी भी तरीके से हो है। तो इसमें देखिए जब हम लोग विटामिन पढ़ रहे थे तो उस विटामिन में सबका रासायनिक नाम पढ़े थे, याद है? रासायनिक नाम पढ़े थे और उस विटामिन की कमी से क्या क्या रोग हो रहा था। विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग, बी की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, विटामिन ई की कमी से, विटामिन के की कमी से, याद है? वसा में घुलनशील और पानी में घुलनशील। ठीक है, तो गई भैंस पानी में ना, हमारी बस जो है वो कहाँ गिर गई? पानी में गिर गई और घुल गई उसी में। तो बीसी पानी में घुलनशील था। कुछ याद आ रहा? तो चलिए, तो जो विटामिन थे एक बार हम रिवाइज कर दे रहे हैं। विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है? रेटिनॉल। उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन बी का क्या नाम है? B1 का थायमीन। क्या नाम है? थायमीन। उसकी कमी से क्या होता है? बेरी। विटामिन B9 उसका क्या नाम है? क्या है? फोलिक एसिड। ठीक है, तो फोलिक एसिड यानी खून की कमी, उसकी कमी से कौन सा रोग होता है? एनीमिया। ठीक है, और विटामिन डी का क्या नाम है? कैल्सीफिरोल यानी विटामिन डी की कमी हो जाती है तो हड्डियां कमजोर हो जाती है, बच्चों की हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, तो बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और वयस्कों में ऑस्टियोमलेशिया नामक रोग हो जाता है। ठीक है, विटामिन ई का रासायनिक नाम है टोकोफिराल। इससे जनन क्षमता कम हो जाती है, इसे ही ब्यूटी ऑफ विटामिन कहते थे। कुछ याद आया? ब्यूटी ऑफ, सौंदर्य विटामिन, याद आया? हम लोग पढ़े थे। तो इसमें देखिए विटामिन ए, रेटिनॉल जो है, रेटिनॉल से रतौंधी नामक रोग होता है। विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। रेटिनॉल से रतौंधी होता है। रेटिनॉल अगर कम है तो रतौंधी रोग होगा। यह सही है या गलत है? सही है। ए का नाम क्या है? ए की कमी से ही रतौंधी होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। नाइट ब्लाइंडनेस यानी रात में दिखाई नहीं देता, हमें रात में दिखाई नहीं देता, तो कौन सा रोग होता है? रतौंधी, जिसे नाइट ब्लाइंडनेस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो ये कौन सा रोग हो गया? रेटिनॉल से। तो सही है कि नहीं? विटामिन बी का क्या नाम है? थायमीन। इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? बेरी। ये विटामिन बी वाला हो गया। तो ये सही है कि नहीं? सही है। अब देखिए फोलिक एसिड, विटामिन B9,
इसकी कमी से क्या होता है? एनीमिया। क्या होता है? एनीमिया। एनीमिया मतलब खून की कमी। लेकिन दिया क्या है? बांझपन। बांझपन और खून की कमी दोनों महिलाओं में रोग होता है। खून की कमी भी महिलाओं में होती है ज्यादा और बांझपन भी महिलाओं में होता है। लेकिन खून की कमी और बांझपन में अंतर क्या आता है? बांझपन जो है जनन क्षमता कम हो जाती है, स्त्रियों में जनन क्षमता कम हो जाती है। ये बांझपन बच्चे पैदा न कर पाने की क्षमता, जनन क्षमता में कमी होना, ये किससे संबंधित है? विटामिन ए से। विटामिन ई से। इसका रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। क्या नाम है? टोकोफेरॉल। ये फॉलिक एसिड जो है वो विटामिन B9 है। अगर यहाँ पर एनीमिया होता तो हमारा सही हो जाता कि नहीं? लेकिन ये बांझपन ये होता है विटामिन ई की कमी से। ये टोकोफेरॉल जनन क्षमता और बांझपन, बात समझ में आ रही है? तो ये अपना क्या हो गया? गलत। कैल्सीफेरॉल विटामिन डी की कमी से। विटामिन डी के लिए हम लोग देखे हैं, विटामिन डी की कमी से हड्डी संबंधी बीमारी हो जाती है। बच्चों में रिकेट्स नामक रोग हो जाता है और बड़ों में ऑस्टियोमलेशिया। तो इसको कैल्सीफेरॉल कहते हैं। कैल्शियम की जब कमी हो जाती है तो हमारी हड्डियां क्या हो जाती हैं? कमजोर हो जाती हैं। बच्चों में ऑस्टियोमलेशिया। ऑस्टियोमलेशिया मतलब ऑस्टियो, जहां ऑस्टियो शब्द आता है उसका मतलब क्या हुआ? हड्डी। ऑस्टियो का मतलब क्या हुआ? हड्डी। ठीक है, तो याद रखिए जहां कैल्शियम की कमी होती है वो ऑस्टियोमलेशिया यानी हड्डी वाला रोग। तो ये सही है, यही गलत था हमारा। ठीक है, बात समझ में आ गई? चलिए।